गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का वीडियो करंट अफेयर से संबंधित है और इस वीडियो में मई मंथ का करंट अफेयर लाया हूं। और अब जानते हैं कि सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में करंट अफेयर का वेटेज बढ़ता जा रहा है और सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में इम्पोर्टेंट मई मंथ का करंट अफेयर लिया हूं और ये आपको हेल्पफुल करेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और करंट अफेयर के बारे में जानते हैं कि मई महीने में क्या क्या करंट अफेयर बना था। और आप भी किसी भी एग्ज़ाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम से 6 महीने तक का करंट अफेयर पढ़िए, वो इनफ है। उससे ज़्यादा पढ़ने से मुझे लगता है उससे बेटर है कि आप कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ ले तो ज़्यादा अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ना ही इनफ होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम लोग राष्ट्रीय घटना से स्टार्ट करते हैं। मई मंथ का राष्ट्रीय घटना, भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक गोपी चंद्र थोटाकुरा, ठीक ना। मतलब भारत के पहले कौन बने? गोपी चंद थोटाकुरा। अब इनके बारे में पढ़ना है कि अंतरिक्ष में पहले पर्यटक के रूप में अब लोग जाने लगे। पहले लोग का सपना था कि हम भी चिड़िया के भांति ऊपर आसमान में उड़ूं, देखूं, जाऊं अंतरिक्ष में, स्पेस से देखूं कैसा इंडिया दिखता है, वर्ल्ड दिखता है। लेकिन अब ये सारी चीज़ कॉमन हो गए, जिसका एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते थे कि पहले पर्यटक के रूप में गोपी चंद जी गए कहाँ? स्पेस में। अब किसने ले गए थे ये सबकी भी जानकारी रखना होगा। तो अमेजोन के संस्थापक जेफ बेजोस की कंपनी है ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन के तहत अंतरिक्ष की यात्रा उन्होंने 19 मई 2024 को की है ना। इस प्रकार से अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले या दूसरे भारतीय हैं। तो आप जानते हैं दूसरे भारतीय, तो पहले भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा थे, जिन्होंने 1984 में अंतरिक्ष की यात्रा की थी। अब जानते हैं कि जब राकेश शर्मा से 1984 में इंदिरा गांधी जी द्वारा पूछे गए थे कि आपको स्पेस से किस तरह से मतलब इंडिया दिखता है, तो उन्होंने बोले थे कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इस तरह का उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिए थे कि सभी से अच्छा अपने हिंदुस्तान दिख रहा था। इस पूरी उड़ान में कुल 11 मिनट का समय लगा था। 11 मिनट में आप जाके वो पहुंच के आ गए थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी 1 घंटे में, लगभग 1.25 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा एक पूरे मंथ का। आप इसका रिवीजन कर लीजिएगा। 1.5 में भी आप चला के देख सकते हैं, बहुत हेल्पफुल होगा। देखिए चक्रवात रेमल, क्या नाम है चक्रवात का? रेमल। अब रेमल यह चक्रवात बंगाल की खाड़ी से उठा और यह पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्र से 26 मई को इसने टकराया, रेमल चक्रवात। इस चक्रवात रेमल का नाम ओमान द्वारा दिया गया। अब जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी में हमेशा चक्रवात आते ही रहता है और हमेशा ये जब भी गर्मी पड़ती है उस समय चक्रवात बनता है। चक्रवात बनने का ज्योग्राफी का जब क्लास होगा तो आपको बताऊंगा कि चक्रवात कैसे बनता है। इस चक्रवात का नामकरण 8 देशों के द्वारा 8 नाम चुन लिया जाता है, फिर उसके बाद उसमें क्रम वाइज से उनका एक नाम लिया जाता है। तो इसीलिए इस बार किसका नाम पड़ा? ओमान का नाम है रेमल, ठीक। इस चक्रवात को है तो आप याद रखिएगा मई में कौन सा चक्रवात आया था? रेमल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो वेस्ट टू लैंडफिल जीरो वेस्ट टू लैंडफिल मान्यता प्राप्त करने वाला हवाई अड्डा केरल का तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो इसका VVI कर लीजिएगा, क्योंकि आजकल जानते हैं कि हम लोग जो इंडिया हो क्या पूरा वर्ल्ड आजकल हमारा वेस्ट के जीरो वेस्ट की ओर जा रहे हैं। कार्बन न्यूट्रल की ओर जा रहे हैं, कार्बन न्यूट्रल की ओर। तो इस तरह से कामें बढ़ रहे हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि जीरो वेस्ट वाला लैंडफिल मान्यता प्राप्त करने वाला हवाई अड्डा कौन सा है? तो आप बता सकते हैं आसानी से, केरल तिरुवनंतपुरम का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को यह मान्यता प्राप्त हुआ, क्योंकि ये 99.5% अपना जितना भी अवशिष्ट जनरेट करती है हवाई अड्डा उस सबको वहीं पे प्रबंधन कर लेती है, मतलब मैनेजमेंट कर लेती है और सारे का डिस्पोज वहीं पे करके और कंप्लीट रूप से समाप्त कर देती है। तो इसीलिए इसको यह मान्यता प्राप्त हुआ। तो अपशिष्ट प्रबंधन रणनीति के माध्यम से लैंडफिल से 99.5% कचरे का प्रभावशाली रूप से उपयोग किया गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए DD किसान चैनल द्वारा लॉन्च किया गया AI एंकर का क्या नाम है? क्रिस और भूमि। आप जानते हैं कि अगर आपने कोई भी DD चैनल चलेगा तो कोई भी व्यक्ति वहाँ पे बैठे रहेंगे एक टाइम तक, 24 घंटा नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि कुछ दिक्कतें होती। तो अब क्या हुआ ना कि सरकार चाह रही कि जितने भी किसान, और दूसरी बात ये थी कि कोई भी व्यक्ति
ज़्यादा से ज़्यादा 2 नॉलेज मतलब लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज, 4 लैंग्वेज, 5 लैंग्वेज जान सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जान सकता। और अगर हम अपने क्षेत्रीय लैंग्वेज में बात करना चाहें तो हो सकता है जो व्यक्ति अगर डीडी किसान चैनल, किसान कोई भी किसान अपने लैंग्वेज में बात करेंगे तो वो लैंग्वेज अगर उसे ना समझ आए तो सही से उनको बताया नहीं जा सकता। इसीलिए सरकार ने चाहे, ये पहला कदम है और बहुत अच्छा कदम है, इसको तो मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। क्योंकि डीडी किसान में आप कॉल कीजिए और कृषि और भूमि, आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो कृषि से लेकर बाजार तक को आपको ये क्या करेगी, सभी बातें आप तक पहुंचाएगी, समझे, आप ही के भाषा में बताएगी। तो ये करीब कुल कितना, ये दोनों एआई एंकर के पास कितना 50 भाषाओं में इसके पास क्षमता है कि वो 50 भाषा में क्या कर सकते हैं, बता सकते थे ना, संवाद करने की क्षमता। और ये 24 आवर सूचना प्रसारित करने में सक्षम है। अब जब भी चाहो कॉल करो, चाहे 2 बजे रात को कॉल करो या 10 बजे करो या सुबह करो 4 बजे या 3 बजे, आप जब खेत जा रहे हो उस समय ही कॉल कर सकते हैं 4 बजे उठ के। तो ये सब इस हर समय अवेलेबल है। भारत सरकार का यह प्रथम टीवी चैनल है जिसमें एआई का प्रयोग किया गया। कृषि और भूमि का कार्य क्या कार्य है, मौसम के बारे में जानकारी देगा, बाजार की कीमतें बताएगा कि अभी कौन सा फसल का क्या रेट चल रहा है। फिर सरकारी योजनाओं के बारे में बताया जाएगा कि अगर आप किसी योजनाएं जानना चाहते हैं, मृदा वाला योजना, स्वास्थ्य कृषि सिंचाई योजना हो, फसल बीमा योजना हो या मृदा स्वास्थ्य कार्ड हो, ये सब सारी चीज़ें कृषि से रिलेटेड ये सब चीज़ बताएंगे कि ये सरकारी योजना। और नवीनतम कृषि अनुसंधान पर भी महत्वपूर्ण जानकारी देने के साथ ही फसलों के रोपण, कटाई, बिक्री के बारे में अच्छी तरह से सूचना करना। मतलब कि ओवरऑल बोला जाए ना कि एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, आपको ये जवाब देगा। कौन, एआई है जिसका क्या नाम है को, कृषि और भूमि। ठीक, चलिए अब बिहार का नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य को राम स्थल के रूप में घोषित किया गया। अब जानते हैं रामसर स्थल के बारे में, आपको पीछे भी कल उसमें बता दिया कि करंट अफेयर में अक्टूबर के में कि रामसर स्थल क्या होता है। तो कुछ नहीं है, 1971 में ईरान के रामसर शहर में जाके एक बैठक हुआ आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए। तो कि आर्द्र भूमि भी कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जो आर्द्र भूमियाँ दलदल है वो क्या बोला जाता है, पृथ्वी का किडनी कहा जाता है उसने। तो उस सभी को बचाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे भी जैव विविधता विद्यमान होते हैं, तो उस सारे जीवों को बचाने के लिए रामस्थल में 1971 में बैठक होता है, चलता है। फिर भारत 1982 में इसका सदस्य बनते। आज वर्तमान में कुल 85 रामसर स्थल है। ठीक, जिसमें से बिहार का 3 है, एगो नागी पक्षी अभयारण्य, नकटी पक्षी अभयारण्य और एक स्थल है जमुई कांवर झील। ठीक ना, तो 3 याद रखिएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया। पहले चौथा था, ठीक ना, और पहले 5वां था, फिर चौथा हुआ, फिर तीसरा हो गया। ठीक, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा, सौर ऊर्जा का बात हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी का नहीं बात हो रहा है, समझे, सौर ऊर्जा का बात हो रहा है। ठीक ना, तो इस कौन सा रिपोर्ट से, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट के अनुसार। ठीक, भारत किसको पीछे किया, तो भारत 2023 में जापान को, समझे, पीछे छोड़ के वो तीसरी सबसे बड़ी ऊर्जा का उत्पादक देश बन गया। तो फिर आप बताइए कि भारत से पहले कितने कौन से देश हैं, तो चीन है फर्स्ट में और अमेरिका सेकेंड में। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि भारत में 2023 में 113 बिलियन यूनिट और ऊर्जा उत्पन्न की। इस रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 10 देश ऊर्जा उत्पादक देशों का क्रम क्या है, चीन, अमेरिका, भारत, जापान, जर्मनी, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इटली और दक्षिण कोरिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पिरूल लाओ पैसा पाओ अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया। तो अब जानते हैं पिरूल लाओ पैसा पाओ अभियान उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया। इस अभियान के तहत जंगलों में लगने वाले आग को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार ने पिरूल, वहाँ पर स्थानीय भाषा पिरूल कहते, जो चीड़ का पेड़ है कि पत्तियाँ को पिरूल के नाम से जाना जाता है, वो लाओ और पैसा पाओ, ले जाओ, मतलब 50 रुपये पर केजी। अगर आप चीड़ के पत्ते को 1 केजी लाते हैं तो आपको सरकार 50 रुपया देंगे। आप सोच रहे होंगे कि पिरूल का यूज क्या करेंगे चीड़ के पत्ते को, तो आपको बता दूं कि चीड़ के पत्ते का यूज कई तरह से किया जा सकता है, खाद बनाने में, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, बाकायदा 50 किलोवाट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा रहा है चीड़ के पत्ते से। और तीसरे तो आप जानते हैं कि इससे जंगल में जो भी क्या बोलते हैं आग लगते हैं तो वो आग से बचेगा, वहाँ से जैव विविधता बचेगा। इस तरह से इसका एनर्जी के रूप में चीड़ के पत्ते का प्रयोग किया जाएगा। तो सरकार
इसका यूज जो कहते हैं वेस्ट से वेस्ट बनाने की पॉलिसी की ओर काम कर रही है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय घटना, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय घटना क्या है ना, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन। यह हेलीकॉप्टर दुर्घटना 19 मई 2024 को हुआ, जब ईरान के राष्ट्रपति अजरबैजान से लौट रहे थे, ठीक। अब जानते हैं कि दुखद घटना था हेलीकॉप्टर से, जब अजरबैजान से ईरान के राष्ट्रपति लौट रहे थे इब्राहिम रईसी का, तो उस समय हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते, जिसके कारण वो वहाँ पे मर जाते, ठीक। वर्तमान में ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने? आयतुल्ला अली खamenei को बनाया गया। तो अभी जानते हैं कि आयतुल्ला अली खamenei ही अभी ईरान के राष्ट्रपति हैं, ठीक। और अभी जानते हैं कि अभी ईरान का वार इजराइल से चल रहा है, इजराइल के खिलाफ अभी ईरान है, दोनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सदस्य बना। अब ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसे तो इंडिया ही बनाई है इस, और अगर इसका बोला जाए हेडक्वार्टर कहाँ है तो गुरुग्राम में। आप याद रखिएगा, भारत में एकमात्र हेडक्वार्टर है, समझे, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का जिसका नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक। देखिए स्पेन 99वें स्थान पे, मतलब 99वां देश बना जो इसका सदस्य बना, और पराग्वे 100वां सदस्य देश बना। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन कब हुआ था? 2015 में, जब पेरिस समिट बैठा था तो उस समय इसका गठन किया गया था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ब्लू रेजिडेंसी, ये पूछा जा सकता है ब्लू रेजिडेंसी है क्या, या किस देश ने चालू किया? तो यूएई द्वारा जारी या एक 10 वर्षीय वीजा है, विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए डिजाइन किया गया जिन्होंने पर्यावरण के प्रति असाधारण योगदान दिया। मतलब कहने मतलब कि अगर पर्यावरण के प्रति असाधारण योगदान दिए हैं, मतलब बहुत बड़ा योगदान दिए हैं, तो आपको मैं बता दूं कि उन लोग के लिए ना कुछ फैसिलिटी दिया जा रहा है कि आप आइए हमारे यहाँ घूमिए पर्यटन के रूप में और रहिए तो 10 सालों तक, तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। इस तरह का ये यूएई सरकार ने ब्लू रेजिडेंसी का एक तरह का पॉलिसी चलाई है, ठीक है। तो वही बात यही है, ये यूएई जानता है कि आगे चल के हमारे पास जो भी मिनरल्स है, पेट्रोलियम है, उस सब का ज़्यादा यूज नहीं होगा क्योंकि एनर्जी का बदल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसीलिए उसने अपनी ओर पर्यटन को, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का एजेंसी, मतलब कि पॉलिसी ला रही है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है, भविष्य का एनर्जी हाइड्रोजन, समझे, हाइड्रोजन एनर्जी, तो ये बहुत ही मायने रखता है, ठीक है। तो इसका जानते हैं कि कहाँ हुआ था? नीदरलैंड रोटरडैम, ठीक ना। अब कमेंट्स करके बताइएगा रोटरडैम किस नदी के किनारे है, ठीक। जो नीदरलैंड का रोटरडैम में हुआ था विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, ये पूछा जा सकता है। चलिए अब रिपोर्ट और सूचकांक पढ़ेंगे कि इंडेक्स की 2000 मई 2024 में कौन कौन से इंडेक्स पब्लिश हुए थे, ठीक। देखिए स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम लोग सिप्री कहते हैं ना, वार्षिक रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत विगत 5 वर्षों के दौरान विश्व में सबसे अधिक हथियार आयात करने वाला राष्ट्र है। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब और तीसरे नंबर पर कतर। कहने का आशय है कि भारत 2019 से लेकर 24 तक भारत सबसे अधिक वर्ल्ड में क्या किया? हथियार को खरीदा है, हथियार को खरीद के रखा। क्यों नहीं खरीदेगा? स्वाभाविक है, इसके पास कई दुश्मन है। यहाँ तक कि आप देखिए पाकिस्तान हमेशा, चाइना हमेशा, फिर बांग्लादेश बॉर्डर को लेके वहाँ पे भी चीज़ें हैं, फिर इसके बाद आंतरिक चीज़ें हैं, आंतरिक गड़बड़ियाँ भी होने की संभावना बनी रहती है। तो इस तरह से कई ऐसे कारण हैं। तो भारत को करीब कहा जाता है कि 2.5 फेज में वार को कभी भी लड़ा जा सकता है। कहने का आशय है कि एक फेज हो गया पाकिस्तान, एक फेज हो गया चाइना, और एक आंतरिक रूप से भी। तो 2.5 फेज के लिए हमेशा रेडी रहना पड़ता है भारत को। और भारत का बॉर्डर भी देखिए बहुत लंबा पड़ता है। तो इस सब के कारण से भारत को खरीदना पड़ता है। लेकिन हालांकि अब आत्मनिर्भर भारत के तहत इसमें कमियां हुई है। भारत बहुत सी चीज़ों को अपने से ही प्रोडक्शन करने लगा। प्रोडक्शन करके ना सिर्फ अपनी रक्षा में हेल्प कर रहा है बल्कि इसे निर्यात भी किया जा रहा है। तो ये अच्छा कदम है भारत सरकार की। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, अब इसमें से फिर कुल सैन्य खर्च के मामलों में अगर देखा जाए भारत विश्व में 4था स्थान है।
पहला अमेरिका, चीन, रूस और भारत। अगर खर्च के हिसाब से बोला जाए तो भारत केवल रैंक है चौथा रैंक। ठीक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक व द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में जो रिपोर्ट जारी हुआ, इसके रिपोर्ट को कौन सी संस्था जारी करती है? तो हम लोग जानते हैं विदाउट बॉर्डर। ये यूपीएससी में भी एक बार क्वेश्चन पूछा था कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती था? विदाउट बॉर्डर। ठीक, भारत का स्थान 180 देशों में केवल 159वां स्थान है, समझे? इंडेक्स में इंडेक्स का नंबर कितना आ रहा? 31.28। ठीक, प्रथम स्थान किसका है? नॉर्वे का। अब जानते यूरोपियन कंट्री हमेशा टॉप में रहता है, चाहे आप कोई भी इंडेक्स निकाल लो, क्योंकि अधिकांश इंडेक्स तो यूरोपियन कंट्री निकालती है, तो वो तो ऑटोमेटिक है कि अपने आप को थोड़ा दिखाएगी। और अंतिम देश किसको रखा है? इरिट्रिया को, इरिट्रिया। ठीक ना, तो भारत को भी रखा गया है। नीचे से अगर देखा जाए तो 21वां स्थान है। तो भारत को दिखाने के पीछे भी यूरोपियन कंट्री का यही मंशा रहता है कि भारत में सब चीज़ें सही नहीं चल रही है, जो कि इन लोग की शुरू से पॉलिसी रहा है कि जो डेवलपिंग कंट्री है उनको थोड़ा सा नीचे दिखाना, यूरोपियन कंट्रियों द्वारा। विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2024 नेट। तो ये रिपोर्ट आया, कौन जारी किया? ये यूएन जारी करता है, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय UNODC। रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 21 तक के दौरान गेंडा और देवदार वृक्ष, जो देवदार वृक्ष होता है, वैश्विक अवैध व्यापार से सबसे अधिक प्रभावित पशु और वनस्पति प्रजाति थी। कहने का आशय है कि जो रिपोर्ट आया वन्य रिपोर्ट, उसमें से 2000 मतलब इस 6 साल में 2015 से लेकर 21 तक में अगर कोई सबसे अधिक प्रभावित हुआ, जिसका सबसे अधिक अवैध व्यापार हुआ, जो सबसे ज़्यादा परेशान हुआ, तो वो दोनों कौन है? गेंडा जानवरों में और पादप में, पेड़ में देवदार। ठीक, तो ये दो बहुत, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट करंट, वर्ल्ड वेल्थिएस्ट सिटी रिपोर्ट, समझे? वर्ल्ड वेल्थिएस्ट सिटी रिपोर्ट अनुसार 2024 के अनुसार दुनिया के 50 सबसे अमीर शहरों की सूची में भारत के 2 शहर हैं। कौन है? मुंबई जिसका 24वां स्थान है, और दिल्ली शहर जिसका 37वां स्थान पर है। ठीक, ये छोटा सा था, नहीं हो सकता कभी पूछ दिया जाए, समझे? यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक रिपोर्ट 2024, इसको जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो यहाँ पे WHO लिखा गया, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करते हैं, द्वारा रिपोर्ट जारी करते। इसमें भारत 119 देशों में 39वें स्थान पे है, और अमेरिका शीर्ष स्थान पर, वहीं माली 119वें अंतिम स्थान पे। माली में तो जानते तख्ता पलट चल रहा है, तो वहाँ पे माली में ज़्यादा लोग हैं न। और अमेरिका शीर्ष में, जहाँ पे सबसे अधिक पर्यटक जाते हैं, मतलब उसके लिए पर्यटक विकास की यात्रा की। और फिर भारत का केवल रैंक है 39वां, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी करेंट न्यूज इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024, माइग्रेशन मतलब प्रवास, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन द्वारा जारी इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 2022 में 111 बिलियन डॉलर से अधिक का प्रेषण मतलब रेमिटेंस प्राप्त हुआ, जो विश्व में सबसे अधिक है, समझे? भारत से लगभग 1.8 करोड़ लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी के रूप में विदेश में कार्यरत है। यूएई में 3.47 मिलियन, अमेरिका में 2.7 और सऊदी अरब में 2.5 मिलियन हैं। शीर्ष 5 प्रेषण प्राप्तकर्ता देश 2022 में कौन है टॉप में? भारत 111 अरब डॉलर, मैक्सिको 61 अरब डॉलर, चीन 51 अरब डॉलर, फिलीपींस 38 अरब डॉलर और फ्रांस 30 अरब डॉलर। कुल वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण 831 अरब डॉलर का रहा है। कहने का आशय यह है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ से बाहर कमाने जाते हैं, तो बाहर कमाने के बाद क्या करते हैं? वो अपने घर पे जो भी इनके परिवार है, सपोर्ट डेट अगर मैं बाहर कमाने जाऊँ तो हम दुबई चले गए, यूएई चले गए, अमेरिका चले गए, तो फिर हम अपने वहाँ से अपने परिवार के लिए अपने पैसा जो भी कमाता हूँ भेजता हूँ। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेमिटेंस, ठीक ना, जो भेजा जाता है वहाँ से कमा के। तो उसके पे मतलब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस कौन भेज रहा है? इंडिया भेज रहा है। कहाँ? भारत। और इसमें भी भेजते में से सबसे अधिक कहाँ पे प्रवास किए हैं? यूएई में।
इसे कभी पूछा जा सकता है कि अमेरिका भी हो सकता है ऑप्शन में रहे, लेकिन यूएई आप याद रखिएगा, यूएई से सबसे अधिक प्रवास भारतीय कहाँ गए, यूएई। ठीक ना, वो क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यूएई अच्छा जगह है रहने के लिए। ठीक, फिर भारत 111 अरब डॉलर, मतलब कि भारतीय लोग विदेश में जाके कमा के 2022 में 111 अरब डॉलर भारत को भेजा। पता है इससे कितना बेनिफिट होता है? पेमेंट ऑफ बैलेंस जो होता है ना व्यापार में, ट्रेड व्यापार में, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है। अगर मानो ये ना होता ना तो हमारा डॉलर और रुपीज का तो आसमान छुआ रहता। मतलब हम लोग ज़्यादा चीज़ को इंपोर्ट नहीं कर पाते, हम लोग के पास वो क्या बोलते हैं डॉलर ना होने के कारण हम लोग परेशान होते हैं। तो सोचिए इन लोग मुफ्त में 111 अरब डॉलर हम लोग को मतलब समझिए देते हैं, जिससे हमारा देश का जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत बना रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक घटनाएं देखते हैं ना। चाबहार बंदरगाह, ठीक, ईरान ने चाबहार बंदरगाह के शाहिद बेहस्ती टर्मिनल के संचालन का अधिकार 10 वर्षों के लिए भारत को दिया। बीच में अब जानते हैं कि विदेश में भारत सरकार द्वारा लीज पर लिया गया पहला बंदरगाह। अब जानते हैं कि जो चाबहार बंदरगाह है ईरान में वो भारत को बनाने को मिला था। भारत फिर कुछ होने के कारण, कुछ तनाव बढ़ने कारण तो ये चीन को सौंप दिया गया था। फिर कुछ दिन के बाद ईरान क्या किया, भारत को फिर से लीज में दे दिया गया। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए संचालन के लिए। चलिए, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार चीन, ठीक, तो ये अभी तक अमेरिका था, अब चीन हो गया फिर से। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहेगा, लेकिन अभी याद रखिएगा अभी जो है 2023 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार कौन हुआ? चीन। व्यापारी भागीदार उसको कहते हैं ना, हमने भी उससे कुछ खरीदे, उसने भी मुझसे खरीदा, तो भारत भी चीन से खरीदा और चीन भी भारत से खरीदा। चीन उसके अमेरिका से भी खरीदता है, चीन यूएई से भी खरीदता है। जब सबका व्यापार अगर देखा जाए तो सबसे अधिक व्यापार भारत और चीन के बीच में हुआ है, समझे। उसके बाद आता है भारत और अमेरिका के बीच में, फिर उसके बाद संयुक्त अमीरात यूएई के साथ होता है तीसरा स्थान, ठीक। तो ये याद रखिएगा। तो भारत और चीन का द्विपक्षीय व्यापार कितना था? 118 अरब डॉलर रहा है, जबकि अमेरिका के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 118.3 अरब डॉलर रहा। बोले इन लोग में थोड़ा सा कम माइनर है, तो इसीलिए आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक ना। चलिए इस तरह, और फिर तीसरा स्थान पर कौन सा था? यूएई का तीसरे, जो कि 83.6 अरब डॉलर का था, ठीक, याद रखिएगा। हाल ही में किस देश द्वारा अपने 100 रुपये करेंसी नोट पर उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों को दर्शाया गया? तो नेपाल द्वारा। आप जानते हैं कि कोई भी अगर विदेशी होगा, देश होगा, तो उत्तराखंड का कुछ भी क्षेत्र तो उसका बॉर्डर लगता ही नेपाल से, तो नेपाल का दर्शाया। इससे भी उन्हें काली नदी के पास का और 2-3 क्षेत्रों को अपना हिस्सा मान रहा है शुरू से, तो जिसके ये तो वहाँ के क्षेत्र को दर्शाया गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता अम्बा मंदिर कहाँ बनाया गया? तो आप जानते हैं कि सीता अम्बा मंदिर कहाँ बनाया गया? श्रीलंका में। अब ये याद रखिएगा, नेपाल मत कीजिएगा, ना ही बिहार कीजिएगा, श्रीलंका याद रखिएगा, ठीक ना, जहाँ पे सीता माता रही थी वहीं पे बनाया गया, ठीक। चलिए अब नियुक्तियाँ के बारे में देखते हैं, अपॉइंटमेंट्स के बारे में कि कहाँ क्या चीज़ किन्हें क्या अपॉइंटमेंट किया गया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? कपिल सिब्बल को। तो आप याद रखिएगा, वो पूछ सकता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत बने क्या कि इनका कार्यकाल को 1 साल और के लिए मतलब बढ़ा दिया गया, 1 वर्ष की वृद्धि कर दिया गया। अब 21 मई 2025 तक रहेंगे। अब जानते हैं DRDO का मुख्य कार्य है मिसाइल बनाना, जितनी भी मिसाइल का टेस्टिंग करना, ये सब हथियारों से संबंधित किसके पास है? DRDO के पास, ठीक। चलिए पुरस्कार और सम्मान देखते हैं, ठीक ना। अवार्ड्स और ऑनर्स क्या है? देखिए पुलित्जर पुरस्कार 2024 का, अब जानते हैं कि इसका घोषणा कौन करता है? कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा। आप याद रखिएगा, पुलित्जर पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा। यह पुरस्कार पत्रकारिता, साहित्य, ड्रामा और संगीत आदि क्षेत्रों में दिया जाता है। इसीलिए पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें नाम इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में दिया जाता है, तो किसके किसके नाम याद रखिएगा, ठीक ना। तो ये आप याद रखिएगा, पुलित्जर पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है और कौन कौन सा क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन पुरस्कार किसे दिया गया? शबाना आजमी को। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन पुरस्कार किसे दिया गया? शबाना आजमी को। नेल्सन मंडेला पुरस्कार किन्हें दिया गया?
निमहांस को दिया गया। पुरस्कार संगठन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा दिया जाता है, ये नेल्सन मंडेला, ठीक। या पुरस्कार तंत्रिका विज्ञान संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, जिसका फुल फॉर्म होता है निमहांस, ठीक ना। तो ये संस्था जो बेंगलुरु में उनको दिया गया, तो याद रखिएगा ये संस्था है निमहांस, उन्हें दिया गया, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024, ठीक। जर्मन लेखिका नेनी एरपन बैक द्वारा लिखित और माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित उपन्यास केरोस को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया, ठीक ना। बुक का क्या नाम है? केरोस, ठीक ना। आप ये याद रखिएगा, बुक का नाम है केरोस। हो सकता है कभी पूछ सकता है कि किस बुक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया, तो केरोस को, ठीक। आइए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 77वें कांस फिल्म महोत्सव 2024 फ्रांस में होता है। अब इसके बारे में जानना है कि इसे क्या क्या मिला, ठीक ना। तो सबसे पहले बात, कांस फिल्म महोत्सव कहाँ पे होता है? फ्रांस में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड को कहा जाता है पल्मा डी ओर, ठीक ना। तो पल्मा डी ओर किस फिल्म को मिला? एनोरा को। कौन सा मूवी को? एनोरा को। और ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार पायल कपाड़िया, जो फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट, इस पुस्तक को मिला। ये इंडियन है, इसीलिए इसको नोट कर लीजिएगा। पायल कपाड़िया को इस फिल्म के लिए ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार मिला गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जेस प्लेमोन्स को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो एल्डाना को दिया गया, ठीक। तो आप याद रखिएगा कि कौन अभिनेत्री है और कौन अभिनेता है जिनको ये 77वें कांस फिल्म महोत्सव के दौरान इन्हें दिया गया। ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड, समझे। ग्रीन ऑस्कर इनको कहा जाता है, विटली गोल्ड अवार्ड को, समझे। गोल्ड अवार्ड किसने जीता? तो जानते हैं डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन। डॉक्टर जो पूर्णिमा देवी वर्मन है, असम में या हरगीला को बचाती है। हरगीला करने का मतलब है कि ये हमारा क्या करती है? हरगीला खगोल विज्ञान में, मतलब कि ये हरगीला एक गिद्ध की प्रजाति है, उन्हें बचाने में हेल्प करती है ना। खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? श्रीनिवास आर कुलकर्णी को, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा, श्रीनिवास आर कुलकर्णी को दिया गया, ठीक। कमिरीता शेरपा, नेपाल के कमिरीती शेरपा, खेल जगत का पढ़ लेते हैं। नेपाल के कमिरीता शेरपा, नेपाल के कमिरीता शेरपा 30 बार एवरेस्ट शिखर पर चढ़कर विश्व रिकॉर्ड कायम किए। तो कौन? ये तो याद रखिएगा, नेपाल की शेरपा वगैरह सब नेपाल के होते हैं जिन लोग एवरेस्ट पर चढ़ती है। एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 कहाँ हुआ था आयोजन? ताशकंद में, उज्बेकिस्तान की राजधानी है। और दीपा कर्माकर, याद रखिएगा, दीपा कर्माकर स्वर्ण पदक जीती थी इसमें। 27वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप एथलीट्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? भुवनेश्वर में हुआ, ठीक ना। इसमें निम्नलिखित खेल हैं। कौन सा? दौड़ा जाता है, रनिंग है, बाधा दौड़ है, पैदल चल सकते हैं, ऊंची कूद, लंबी कूद, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, जेवलिन थ्रो, शॉट पुट, पॉल वॉल्ट और डेकाथलॉन। तो ये सब चीज़ में किया जाता है। तो ये कहाँ पे आयोजन हुआ? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका आयोजन खेल कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर में। बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 थॉमस कप और उबर कप। तो आपको याद रखना है कि थॉमस कप और उबर कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन चैंपियनशिप से, समझे। बैडमिंटन के ये हमेशा पूछता है कि थॉमस कप और उबर कप किस खेल से संबंधित है, किस खेल का कप है? तो याद रखिएगा बैडमिंटन से ना। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? चीन में, चेंगडू में। चीन ने थॉमस कप और उबर कप, चीन ने दोनों ही जीता। इस बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन 2-2 वर्ष के अंतराल पे होता है। तो आप याद रखिएगा, दोनों कप को किसने जीता? चीन ने जीता। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन 2024 युगल खिताब, भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी का युगल खिताब जीता थी। तो आप याद रखिए, थाईलैंड का ये पूछा जा सकता कि थाईलैंड बैडमिंटन का ओपन का कौन जीता? तो युगल खिताब कौन जीता? भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी, ठीक। चलिए अब आईपीएल देखते हैं। मई में आईपीएल हुआ था और आईपीएल में फाइनल मैच हुआ था। उसके बाद क्या रिपोर्ट आया था उसके बारे में जान लेते हैं। आईपीएल 2024 चैंपियन टीम कौन बना? कोलकाता नाइट राइडर्स। फाइनल मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने हैदराबाद को 8 विकेट से हराया।
विजेता टीम को पुरस्कार के रूप में 20 करोड़ रुपया दिया जाता है। उप विजेता टीम को पुरस्कार के रूप में 12.5 करोड़ रुपया दिया जाता है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन तथा गेम चेंजर ऑफ द गेम चेंजर ऑफ कौन थे सीजन का? सुनील नारायण। ठीक है, सुनील नारायण को वैल्यूएबल और गेम चेंजर कहा गया था। नीतीश रेड्डी को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन नीतीश रेड्डी को कहा गया। सर्वाधिक रन बनाने वाला कौन थे? विराट कोहली बनाए थे। सर्वाधिक रन क्या थे? 741 रन बनाए थे। सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बने थे? हर्षल पटेल, 24 विकेट लिए थे। सर्वाधिक टीम स्कोर सनराइजर हैदराबाद बनाया था 287 रन, 20 ओवर में 287 रन बनाए। सर्वाधिक छक्का लगाने वाला बल्लेबाज कौन था? अभिषेक शर्मा, 42 छक्का लगाए थे। टाटा ग्रुप 2024 से 28 की अवधि हेतु आईपीएल की टाइटल प्रायोजक कंपनी मतलब स्पॉन्सरिंग कंपनी के रूप में है। मतलब कि जो भी दिखा रहा है या हो रहा है तो टाटा ग्रुप द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, स्पॉन्सर दिया जा रहा है। तो कभी कभी पूछा जा सकता है स्पॉन्सर किनके द्वारा दिया जा रहा है आईपीएल को? तो टाटा ग्रुप के द्वारा। कब तक रहेगा? 24 से 28 तक रहेगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के किस महान फुटबॉलर ने संन्यास की घोषणा की है? तो जानते हैं सुनील छेत्री भारत के महान फुटबॉलर रहे। सुनील छेत्री ने अपने संन्यास की घोषणा की और उन्होंने अपने कैरियर में 151 मैच में कुल 94 गोल किए। वह वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले सर्वकालिक सूची में चौथे स्थान में, मतलब पूरा वर्ल्ड में अगर इंटरनेशनल गोल करने वाले में चौथे स्थान पे 94 गोल करने वाले। हाल ही में संपन्न दोहा डायमंड लीग में भारत के नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो ये दूसरा स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, अब पूछा जाएगा कि डायमंड लीग किस खेल से संबंधित है? तो आप भी याद रखिएगा, जेवलिन थ्रोअर से संबंधित है। ठीक, तो इसमें क्या नीरज चोपड़ा कौन सा स्थान लाए थे? दूसरा स्थान आए थे। ठीक है, तो जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा ने कुल 88.36 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान प्राप्त किया। प्रथम स्थान चेक गणराज्य के जेकब वाले जज ने कुल 88.38 मीटर, देखिए कितना कम नंबर से अंतर है, की दूरी तक वाला भाला फेंक कर प्रथम स्थान हासिल किया। सिर्फ मात्र 0.2 मीटर से नीरज चोपड़ा को सेकेंड स्थान मिला। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स से संबंधित सुल्तान अजनाल शाह कप 2024 जो हॉकी खेल से संबंधित है, इसका आयोजन कहाँ हुआ और कौन जीता? ठीक ना, तो इसका आयोजन जानते हैं कि हमेशा यह जो अजनाल शाह कप है वो हमेशा मलेशिया में होता है और जापान ने पाकिस्तान को 4-1 से पराजित करके जीता। कौन जीता? जापान जीता। ठीक ना, तो आप याद रखिएगा ये हॉकी से संबंधित है और ये कौन जीता? जापान ने जीता पाकिस्तान को हरा के। भारत के 50वें शतरंज ग्रैंड मास्टर पी श्याम निखिल हुए, मतलब भारत के 50वें 85वां शतरंज चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने? पी श्याम निखिल। ठीक, चलिए अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ देख लेते हैं, क्या क्या मई के दिनों में घटना घटी थी। तो जानते हैं कि 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, मतलब साइंस टेक्नोलॉजी का राष्ट्रीय साइंस टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? साइंस डे, साइंस टेक्नोलॉजी दिवस 11 मई को। भारत 11 मई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 11 मई 1998 में परमाणु बम परीक्षण में सफलता प्राप्त होने के दिन को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फिर बात जरूर याद रखिए किस दिन के। हाल ही में किस संस्थान द्वारा एक हल्के कृत्रिम बुद्धि मॉडल पाई 3 मिनी को लॉन्च किया गया था? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। खैर चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण। अब जानते हैं कि किसी भी वार क्षेत्र में हो या कहीं पे एक्सीडेंट हो जाए या फिर कुछ हो जाए तो वहाँ पे लोगों को ले आना पहाड़ी क्षेत्रों से मुश्किल होता है। तो वहाँ पे हम लोगों ने ना एक ऐसा पोर्टेबल अस्पताल बनाया है जिसका नाम लोग भीष्म रखें, कि वहाँ जाके वहीं पे पहुँचाया जाए, अस्पताल को ही सीधे उतारा जाए एरोप्लेन के माध्यम से, फ्लाइट प्लेन के माध्यम से, और उसके बाद वहीं से इलाज करके उनको ट्रीटमेंट दिया जाए तत्कालीन, जब तक, और मतलब जान बचाने के लिए जल्दी से जल्दी मेडिकल उपाय, मतलब मेडिकल की सुविधा प्रदान किया जाए। इसलिए इन्होंने क्या स्टार्ट किया गया? भीष्म पोर्टेबल अस्पताल। भीष्म का फुल फॉर्म होता है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। ठीक है, किसी भी आपातकालीन स्थिति में दुर्गम क्षेत्रों में पीड़ितों को चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए भीष्म
सहयोग हित एवं मैत्री के लिए भारत हेल्थ इनिशिएटिव पोर्टेबल अस्पताल का विकास किया गया। इस पोर्टेबल अस्पताल को शक्तिशाली पैराशूट के सहायता से विमान या हेलीकॉप्टर अथवा ड्रोन के माध्यम से सुदूर दुर्गम इलाके में उतारा जा सकता है। मतलब कहीं पे भी इसको उतारा जा सकता है, चाहे हेलीकॉप्टर हो या फिर ड्रोन हो या फिर वो विमान हो, ठीक ना, फाइटर प्लेन हो। विशेषता क्या है इसकी? इसकी सहायता से एक साथ 200 लोगों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। बेसिकली आर्मियों पे फोकस किया गया लड़ाई के समय, तो एक साथ कहीं पे भी आपदा आ जाए उसके लिए भी है, ठीक ना। इस भीष्म अस्पताल में 36 विभिन्न प्रकार के बॉक्स है, जिसमें एक्सरे, खून की जांच, ऑपरेशन थिएटर, वेंटिलेटर आदि की सुविधा उपलब्ध है। इसका उपयोग गोली लगने, फ्रैक्चर, छाती, सर और रीढ़ की अन्य चोटों के मामले में प्राथमिक उपचार के लिए किया जा सकता है, ठीक ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका वजन जानते हैं 720 किलोग्राम है। विकास स्वास्थ्य मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। तो ये इम्पोर्टेंट था, ये विश्व पोर्टेबल हॉस्पिटल, ये हो सकता है, इसको क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे। ये डेंगू के टीके, जानते हैं कि डेंगू से दिल्ली में तो हालत खराब हो जाता है, डेंगू से कई लोग मरे, तो एक टीके का डेवलप किया गया। तो टीके का नाम क्या रखा? टेक 003। तो आप याद रखिएगा, डेंगू, ये बोला जाए कि टेक 003 किससे संबंधित है? डेंगू के टीके से संबंधित, ठीक ना। इसे क्यूडांग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक, क्यूडांग। इसे WHO द्वारा मंजूरी दी गई है। कहने का अर्थ है कि अब WHO कह दिया तो अब मतलब कि अब कोई भी देश इसको लेकर लगा सकता है, परमिशन दे दी है, ठीक ना। यह टीका 6 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों में प्रयोग करने का अनुशंसा करता है। वैक्सीन की 2 खुराक तय की गई है। साथ ही टीके लगाने के बीच 3 महीने का अंतर रखने की बात कही गई। इसमें भी टर्म कंडीशन है कि आप 6 महीने से लेकर 16 साल के बीच का ही बालक को लगा सकते हैं, और वो दो ही खुराक दे सकते हैं, ठीक है। वो भी दोनों खुराक के बीच में 3 महीने का अंतर रखना होगा। रुद्र M2 मिसाइल का सफल परीक्षण, ठीक है। रुद्र M2 ये अच्छा मिसाइल है। मतलब यह मिसाइल का परीक्षण सुखोई 30 MK1 विमान से किया गया, ठीक है। सुखोई 30 से क्या किया गया? रुद्र M मिसाइल का परीक्षण किया गया। स्वदेशी रूप से विकसित ठोस प्रमोदक वायु प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली। यह मिसाइल हवा से सतह पर मार करती है। आप याद रखिएगा, ये मिसाइल कहाँ से मार करती है? हवा से सतह पर, ठीक ना। तो हवा से सतह पर मार करने वाली, सतह से हवा नहीं है, हवा से सतह, मतलब ऊपर से सुखोई विमान गिराएगा और नीचे जमीन पे मार करेगा। जैसे कहीं टैंक हो तो ऊपर से आएगा, फटाक से मार के गिरा के चला जाएगा, ठीक ना। तो रुद्रम मिसाइल किससे संबंधित है? हवा से जमीन पे मारेगा, ठीक। सुपरसोनिक मिसाइल स्मार्ट का सफल परीक्षण। सुपरसोनिक उस मिसाइल को कहते हैं ना जिसका स्पीड 1 मैक से अधिक, 1 मैक मतलब साउंड से स्पीड, समझे, 1 मैक से जिसका स्पीड अधिक है और 5 मैक से कम, उस बीच को सुपरसोनिक कहते हैं। और अगर 5 मैक से भी ऊपर स्पीड हो गया ना, उसको हाइपरसोनिक कहते हैं। और अगर 1 मैक से कम स्पीड चल रहा है आपका मिसाइल, उसको तो सब सोनिक मिसाइल कहते हैं, ठीक। तो सुपरसोनिक मिसाइल, ठीक ना। तो स्मार्ट क्या है? एक सुपरसोनिक मिसाइल है, ठीक ना। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड द रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, ठीक ना। ए लॉन्ग रेंज 900 किलोमीटर लाइट वेट एंटी सबमरीन मिसाइल सिस्टम है, ठीक ना। एंटी सबमरीन है, मतलब सीधे सबमरीन को ठोक देगा ये। तो एकदम बहुत हैवी है। 900 किलोमीटर के लॉन्ग रेंज है, 900 किलोमीटर है, लेकिन ये बहुत हैवी होता है। और ये एंटी सबमरीन है मिसाइल है। आएगा सबमरीन आपके क्षेत्रों में, उसको उड़ा देगा, नीचे से जाएगा, मार के आ जाएगा। अभ्यास शक्ति भारत फ्रांस सैन्य अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण मेघालय के उमरोई में संपन्न हुआ, ठीक है। तो इस तरह से अभ्यास शक्ति पूछेगा किसके किसके बीच में हुआ, तो ये हमारा भारत और फ्रांस के बीच में, मेघालय में। संयुक्त अभ्यास तर्कस भारत और अमेरिका के बीच में। तर्कस किसके बीच में? भारत और अमेरिका। यह आतंकवाद विरोधी अभ्यास है जो कोलकाता में आयोजित किया गया, ठीक। लास्ट क्वेश्चन आज का मई का, किस देश ने दुनिया का पहला G6 मोबाइल इंटरनेट सेवा शुरू किया है? तो जानते हैं जापान ने किया। तो इस तरह से हमारा मई का जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर है, हम इस सारे करेंट अफेयरों को मैंने प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल, घटनासार और भी अन्य PIB न्यूज़ों जितने भी करंट अफेयर थे उससे निकाला हूँ और इसका पूरा निचोड़ करके
इतनी सारा मुझे इम्पोर्टेंट लगा और मैंने ये सारे यहाँ पे डाल दिया। ठीक ना, तो चलिए, आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत मेहनत करके बनाते हैं। और अगर किसी तरह का कोई भी कमी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं कमेंट्स का आपको जवाब दूंगा। चलिए, इसके देखने के लिए आपको थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।